बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एचएन बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसका फर्स्ट चैप्टर जो है जीआई डिजीज़ हमने स्टार्ट किया है। जीआई डिजीज़ में सबसे पहले हमने इसकी नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी। उसके बाद हमने 2 डिजीज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया। अपने जो फर्स्ट डिज़ीज़ था वो स्टोमेटाइटिस था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए, वो हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि सारे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज का जो हमारा डिज़ीज़ है ये 3rd नंबर डिज़ीज़ है, जिसका नाम एक्लेज़िया है। स्टूडेंट्स, एक्लेज़िया जो है ये हमारे एज़ोफेगस से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा स्फिंक्टर मौजूद होता है, जिसे हम लोअर एज़ोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं, या तो उसे कार्डिक स्फिंक्टर हम कहते हैं, जो कि एज़ोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली इस स्फिंक्टर का काम ये होता है कि ये ऐसा करता है कि जब निवाला जो है वो एज़ोफेगस में आगे चला जाता है तो फिर इसकी रिलैक्सेशन होती है। ये स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और इसके रिलैक्सेशन की वजह से जो निवाला है वो स्टमक में चली जाती है। लेकिन एक्लेज़िया एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें ये जो स्फिंक्टर है, जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर एज़ोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाती है, इसमें स्पाज़म यानी कंट्रैक्शन आ जाती है, फिर ये रिलैक्स नहीं होती। और जब ये रिलैक्स नहीं होती तो फूड कंटेंट जो है वो स्टमक में नहीं जा पाते, यहाँ पे ब्लॉक होते हैं। इस कंडीशन को हम एक्लेज़िया कहते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम स्फिंक्टर की बात करें तो स्फिंक्टर जो है एक सर्कुलर एक रिंग टाइप मसल होता है। हमारे बॉडीज़ में बहुत से एरिया में स्फिंक्टर मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं ये, जैसा कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर मौजूद है, एनस में स्फिंक्टर मौजूद है। इसी तरह हमारा जो पाइलोरस है, स्टमक का लास्ट पार्ट, उसमें स्फिंक्टर मौजूद है। ये जब कंडीशन होता है इनकी कोई फंक्शन नहीं होती, एक रेस्टिंग कंडीशन होता है इनकी, तब ये कंट्रैक्ट होते हैं। फिर जब इनकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, इनके फंक्शन का टाइम आता है, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका फंक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एज़ोफेगस में जब वो निवाला नीचे चला जाता है तो ये पहले कंट्रैक्ट था, फिर जब निवाला चला जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में ही इसकी रिलैक्सेशन हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में, और फिर वो निवाला स्टमक में चला जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी जो है रिलैक्सेशन नहीं होती, वो बिल्कुल कंट्रैक्ट सा रहता है। इस वजह से फिर यहाँ पे डिज़ीज़ होती है, कंडीशन होता है, इसे हम फिर एक्लेज़िया कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्लेज़िया को हम कार्डियो स्पाज़म भी कहते हैं, क्योंकि कार्डिक स्फिंक्टर है उसमें स्पाज़म आ जाती है, इसलिए इसको कार्डिक स्पाज़म भी कहते हैं। और इसको हम एज़ोफिजियल ए पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। पेरिस्टालसिस मीन्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो कि नॉर्मली एज़ोफेगस में होता है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती। फिर ये जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी नहीं होती, इसलिए इसको हम एज़ोफिजियल ए पेरिस्टालाइसिस कहते हैं। ए पेरिस्टालसिस या ए पेरिस्टालाइसिस मीन्स के एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। पहला है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल एबल टू। स्टूडेंट्स, इस सेशन के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप एक्लेज़िया को डिफ़ाइन कर पाएंगे, एक्लेज़िया के काजेज़, उसके रिस्क फैक्टर आप लोगों को पता होंगे। आप लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइंस सिम्टम्स ऑफ एक्लेज़िया और इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोग जान पाएंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को पता होगी इस सेशन के बाद। इसकी डायग्नोसिस और इसकी मेडिकल मैनेजमेंट एक्लेज़िया की क्या हो सकती है वो आप लोगों को पता होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट, जिन पेशेंट को एक्लेज़िया होगी उनके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है वो आप लोग पढ़ेंगे।
Achalasia, a condition in which the muscle of the lower part of esophagus fail to relax। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एसोफेगस के लोअर मसल्स होते हैं, लोअर पार्ट में जो मसल होते हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाते, वो फेल होते हैं रिलैक्स होने को, मीन्स कि उनकी रिलैक्सेशन नहीं होती, तो प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द स्टमक। तो स्टमक में फूड जो है वो पास नहीं हो पाती। जब रिलैक्सेशन यहाँ पे मसल्स की नहीं होती तो फूड कंटेंट यहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं और वो स्टमक तक नहीं जा सकते। It is a rare disorder that make it difficult for food and liquid to pass from the swallowing tube connecting your mouth and stomach, यानी कि esophagus into your stomach। कहता है कि ये एक रेयर डिसऑर्डर है। रेयर डिसऑर्डर मीन्स कि ये इतना ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार होता है, पेशेंट्स को बहुत कम होता है। ये इसमें जो फूड है हमारे साथ, जो फूड होती है, लिक्विड होती है, वो हमारा जो स्वालिंग ट्यूब है, जो कि स्वालिंग ट्यूब क्या है, एसोफेगस है, जो कि हमारे माउथ को, ओरल कैविटी को स्टमक के साथ अटैच कर देती है। तो स्टमक से फूड जो है वो एसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक तक जाने में डिफ़िकल्टी होती है एक्लेजिया की वजह से। Achalasia occur when nerve in the esophagus become damaged। अच्छा स्टूडेंट, इसकी काज क्या है? Achalasia की जो मेन काज है वो अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, सही तरीके से अभी तक इसका जो काज है वो पता नहीं कर पाए हैं लोग, लेकिन ये समझा जाता है कि यहाँ पे डिनर्वेशन होती है। डिनर्वेशन मीन्स के जो नर्व होती है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ तक इसके रिलैक्सेशन के लिए, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसकी रिलैक्सेशन के लिए मैसेज लाए, तो फिर वो मैसेज नहीं ट्रांसफ़र कर पाता, इम्पल्सेस नहीं ला पाता, मीन्स कि वो डैमेज हो जाती है। इस वजह से एक्लेजिया होती है, ये कंट्रैक्ट रहती है, इसको मैसेज नहीं मिलती रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स होने के लिए, इसी वजह से एक्लेजिया होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे जो इसकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन के लिए जो नर्व सप्लाई होती है वो वेगस नर्व सप्लाई है, वेगस नर्व के थ्रू होती है। As a result, the esophagus becomes paralyzed and dilated over time and eventually loses the ability to squeeze food into the stomach। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि पैरालिसिस कब होती है? जब नर्व डैमेज हो जाती है किसी एरिया को तो वहाँ पे पैरालिसिस हो जाती है, वो जगह फालिज हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है कि जब एसोफेगस तक ये नर्व जो है, वेगस नर्व का मैंने आप लोगों को बताया, इसकी वेगस नर्व की जो सप्लाई है वो अगर बंद हो जाए, ये डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे एसोफेगस जो है वो क्या होता है, पैरालाइज होता है। और इस पैरालिसिस की वजह से वो अपनी जो स्क्वीज़ होने की, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की इसकी जो एबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्टमक में डाउनवर्ड नहीं जाते, यहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम एक्लेजिया कहते हैं। Food then collect in the esophagus, sometime fermenting and washing back up into the mouth, which can taste bitter। और यहाँ पे जब फूड यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं तो इनकी बास टाइम फर्मेंटिंग होती है। स्टूडेंट्स, फर्मेंटिंग का आप लोगों को पता है, ये एक फर्मेंटेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट या बैक्टीरिया जो है वो स्टार्च और शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, एसिड में, तो इसे हम फर्मेंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी जब फूड की ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लॉकेज फूड में फर्मेंटिंग स्टार्ट होती है, या बास टाइम ऐसा होता है कि वो दोबारा यहाँ से एसोफेगस से दोबारा माउथ में आता है, तो उसका जो टेस्ट होता है वह बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट उसका होता है। बास टाइम जो लोग हैं वो इसकी सिम्टम इस तरह भी बताते हैं कि बिटर जो पानी है वो मुंह में आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको गर्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। गर्ड्स जो है जिसे हम गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गर्ड्स जिसे कहते हैं, वो इस तरह की कंडीशन होती है कि उसमें स्टमक की जो एसिडिक कंटेंट है स्टमक की, वो हमारे एसोफेगस में आ जाते हैं, माउथ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्लेजिया है इसमें एसोफेगस के कंटेंट जो है वो माउथ में आ जाते हैं। तो एक्लेजिया और गर्ड या जर्ड जैसा आप लोग प्रोनाउंस करें वो एक दूसरे से बिल्कुल
अलग है। गर्ट में आप लोग याद रखें कि स्टमक कंटेंट जो है वो वापस आती है, और एक्लेजिया में एजोफेगस के कंटेंट जो है वो वापस आते हैं। इसमें कंटेंट स्टमक तक नहीं जाती, वो यहाँ पे एजोफेगस में ब्लॉक होते हैं और फिर वहाँ से मौत तक आ जाते हैं। तो उनकी टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिटर होती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को यही बात बताई है, सम पीपल मिस्टेक दिस फॉर एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम गर्ट कहते हैं। हाउएवर इन एक्लेजिया द फूड कमिंग फ्रॉम एसोफेगस, वेयर एज इन गर्ट द मटेरियल्स कम फ्रॉम द स्टमक। के जो हमारे साथ एक्लेजिया है, इसमें एसोफेगस के जो कंटेंट है वो हमारे मौत तक आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ गर्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें जो मटेरियल होती है वो स्टमक से वापस आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स नॉर्मल जो हमारा स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, वो दिखाई गई है। देखिए जब यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर वो क्या होती है, रिलैक्स होती है और यहाँ से जो कंटेंट थे वो पास होके स्टमक में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्लेजिया की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होता, वो बिल्कुल कंट्रक्शन में रहती है, बंद रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फूड कंटेंट थे वो स्टमक में चले नहीं जा पाते, वो ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह ये जो एसोफेगस है, ये देखिए इतना फूल सा गया है। तो इस कंडीशन को हम एक्लेजिया कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्लेजिया की काजेस हमें बताई है। द एग्जैक्ट काज ऑफ एक्लेजिया इज़ पुअरली अंडरस्टूड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई कि इसका जो मेन काज है वो अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, पुअरली अंडरस्टूड है। रिसर्चर सस्पेक्ट इट मे बी काज्ड बाय ए लॉस ऑफ नर्व सेल इन द एसोफेगस, जो नर्व सेल है उनकी अगर लॉस हो जाए, जो वेगस नर्व जो यहाँ को सप्लाई करती है वो अगर डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से एक्लेजिया होता है। रिसर्चर्स जो है उनका ये दावा है, उनकी ये सस्पेक्शन है कि इस तरह होती है कि डिनावेशन की वजह से एक्लेजिया होता है। वायरल इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैव बीन सस्पेक्टेड, इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शंस भी सस्पेक्टेड है कि उनकी वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेनली जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है उसकी वजह से, उसकी जब बॉडी में एंट्री हो जाती है तो उसकी वजह से एक्लेजिया हो सकता है। ये भी ये लोग सस्पेक्ट करते हैं, साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर्स। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स उस कंडीशन को कहते हैं कि अपना जो इम्यूनिटी है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकली हमारे ख़ुद के सेल पे अटैक स्टार्ट करता है, उसे हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसकी वजह से भी एक्लेजिया हो सकती है। Very rarely it may be caused by an inherited genetic disorder or infection. Infection और inherited genetic disorder की वजह से बहुत ही कम ये काज होती है। स्टूडेंट्स, inherited genetic disorder की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के genetic disorder है जिनकी वजह से बहुत रेयरली, बहुत कम ही इनकी वजह से भी एक्लेजिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ट्रिपल ए सिंड्रोम है, जो ट्रिपल ए सिंड्रोम है इसकी वजह से भी मतलब इसमें ये एक ऐसी सिंड्रोम है जिसमें एक्लेजिया भी शामिल है, और ये कंजेनिटल होती है, पैदाइश से बच्चे में मौजूद होती है। ये जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होती है। उस बंदे के पैदाइशी ही उसके जीन में म्यूटेशन होगी जो कि उसको इनहेरिट हुई होगी, और इस वजह से आगे उसको ट्रिपल ए सिंड्रोम होता है। स्टूडेंट, ट्रिपल ए सिंड्रोम का मतलब ये है कि इसमें थ्री ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनका जो स्टार्ट है वो कैपिटल ए से होता है, मीन्स कि ए जो हमारा अल्फ़ाबेट है उससे होता है, इसलिए इसको हम ट्रिपल ए सिंड्रोम कहते हैं। एक्लेजिया होता है, एडिसन डिजीज़ होता है, और ए लेक्रीमा होता है। मींस के ये हमारे साथ जो एडिसन डिजीज़ है ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसको हम एड्रीनल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। इसमें हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में कार्टिसोल और लिटिल अमाउंट में अल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है,
और जो ए लेक्रीमा है ये हमारे साथ जो हमारा लेक्रिमल ग्लैंड है उसकी सिक्रीटरी एक डिसऑर्डर होती है, जिसमें या तो लेक्रिमल ग्लैंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाते जिसकी वजह से टीयर्स की एब्सेंस होती है, या तो वो डेवलप होते हैं लेकिन टीयर्स बना नहीं पाते, सिक्रीट नहीं कर पाते, तो इस वजह से टीयर्स की एब्सेंट होती है। तो इसको हम कहते हैं ए लेक्रिमा के टीयर्स नहीं होते, नहीं बनते। तो ये 3 डिजीज़ एखेलेजिया, एडहेसन डिजीज़ और एलेक्रीमा, इनको मिला के हम ट्रिपल ए सिंड्रोम कहते हैं। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके साथ ये एखेलेजिया इसका पार्ट है, ये होता है जिसको ये ट्रिपल ए सिंड्रोम होती है उसको खामखा एखेलेजिया भी होती है। और ये क्यों होती है? ये जीन में म्यूटेशंस की वजह से होती है और बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम लोगों को होती है इस तरह की एखेलेजिया, जो कि जिसका काज जेनेटिक डिसऑर्डर या इन्फेक्शन हो। ज़्यादातर ये डिनोवेशन की वजह से होती है। However, a small proportion occur secondary to other conditions such as esophageal cancer or Chagas disease and infectious disease common in South America। बास टाइम ऐसा भी होता है स्मॉल प्रोपोर्शन में, इस तरह भी है कि ये किसी दूसरे डिजीज़ के साथ होता है। सेकेंडरी टू अदर कंडीशन मीन्स के ये किसी बंदे में एक एबनॉर्मेलिटी होती है जिसके साथ साथ ये खेलेजिया भी होता है, तो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी टू दिस डिजीज़ है। मतलब एक कंडीशन थी हमारे बॉडी में और दूसरी ये आ गई, तो ये फिर हम इसे क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी टू द फर्स्ट कंडीशन के फर्स्ट कंडीशन थी और ये फिर दोबारा उसके ऊपर ये भी आ गई। तो ये इस तरह भी कभी होता है कि एक बीमारी है बंदे को, ऊपर से ये भी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजोफेजियल कैंसर जिन लोगों को होता है, एजोफेगस में कैंसर जिन लोगों को होता है, उनको उस कैंसर के साथ साथ ये एखेलेजिया भी हो सकती है। इसके अलावा जो चिगास डिजीज़ है स्टूडेंट्स, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, जो कि यहाँ लिखा है कि ये साउथ अमेरिका जो है उसमें जो है ज़्यादा पाई जाती है। ये इसलिए स्टूडेंट्स के ये एक पैरासाइट की वजह से होता है, जिस पैरासाइट को हम ट्रिपनेसोमा क्रूजी कहते हैं। ट्रिपनेसोमा क्रूजी एक पैरासाइट होता है जिसकी बॉडी में एंट्री की वजह से चिगास डिजीज़ होता है। ये जो है एनिमल्स को भी होती है, प्यूपल्स को भी होती है, जो लोगों को भी हो सकती है, एनिमल्स को भी हो सकती है। ये एक वेक्टर इसका होता है, एक इंसेक्ट वेक्टर इसका होता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ फैलती है, उसके ज़रिए फैलती है, जो कि सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। वो इंसेक्ट जो कि इसका वेक्टर होता है चिगास डिजीज़ का, ये जो पैरासाइट है ट्रिपनेसोमा क्रूजी जो पैरासाइट है, ये एक वेक्टर के अंदर होता है, फिर उसके ज़रिए फैलता है। तो वो इंसेक्ट वेक्टर जो है वो सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए ये जो डिज़ीज़ है इसको हम अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस भी कहते हैं, कि अमेरिका में ट्रिपनोसोमा क्रूजी जो पैरासाइट है उसकी वजह से फैलने वाली डिज़ीज़ जो कि सिर्फ अमेरिका में होती है क्योंकि इसका वेक्टर वहाँ मौजूद होता है। ये एक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होता है। इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि फ़ीवर होता है बंदे को, फटीग होता है मीन्स कि थकावट होती है, जो उनकी आई लिड होती है उसमें स्वेलिंग होती है, उनको भूख नहीं लगती, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, रेशेस होते हैं। स्टूडेंट्स, जो चिगास डिज़ीज़ होता है ये यूजुअली जो नर्वस सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम है और हार्ट है, इन 3 चीज़ों को अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट, ये जो 3 चीज़ें हैं इनको ये अफेक्ट करता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिन लोगों को चिगास डिज़ीज़ होती है इसके साथ साथ उनको एखेलेजिया भी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि एखेलेजिया बास टाइम पे सेकेंडरी टू ऑर्डर कंडीशन हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी रिस्क फैक्टर है कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये ख़दशा होता है कि चिगास डिज़ीज़ हो। It occur in any age but most often between 30 and 60। ये किसी भी एज में हो सकती है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 30 to 60 जो एज है इसमें कॉमन है, इसमें ज़्यादातर होती है। मेन एंड वुमेन
आर इक्वली एट रिस्क, मेन और वुमेन जो है इक्वली रिस्क में है, दोनों को हो सकती है। हैविंग सर्टेन जीन्स, वो तमाम लोग जिनके अगर कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम हो, उनके जीन्स में कोई म्यूटेशन हो, तो उनको वो रिस्क पे है कि उनको एखेलेजिया हो सकती है, क्योंकि फिर डिनर्वेशन हो जाती है इसकी वजह से। और फिर ये जिस किस्म के डिजीज़ मैंने आप लोगों को ट्रिपल ए सिंड्रोम का बताया, जिनमें सर्टेन जीन्स होती है, डी जीन डिफेक्ट उनमें ये होता है, तो ऑटोमेटिकली एखेलेजिया इसके साथ होता है। हैविंग प्रॉब्लम्स विद इम्यून सिस्टम, अगर किसी के इम्यून सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनको हो, उन वो रिस्क फैक्टर पे है कि उनको एखेलेजिया हो सकती है। हैविंग हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और अदर वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, जैसा कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो कॉमन है एखेलेजिया के डेवलप करने में। हैविंग चिगास डिजीज़, दिस इज़ एन इन्फेक्शन काज बाय पैरासाइट, जिनमें चिगास डिजीज़ हो वो रिस्क पे है कि उनको एखेलेजिया भी हो सकती है। ये चिगास डिजीज़ एक इन्फेक्शन होती है जो कि पैरासाइट, जिसका नाम ट्रिप्नोसोमा क्रूजी था, उसकी वजह से होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है स्टूडेंट्स। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स के इसकी जो डेवलपमेंट है बॉडी में वो किन किन हालात में होती है। अगर ऑटो इम्यूनिटी हो, अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ बने हो कि वो ऑटो इम्यूनिटी अगर हो जाए तो उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि अपने सेल पे अटैक कर देते हैं, उस टाइम हमारे साथ एखेलेजिया हो सकती है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, अगर वायरल इन्फेक्शन हो और उनकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन होती है, और फिर इन्फ्लेमेशंस की वजह से गैंग्लियन सेल जो है उनकी लॉस हो जाती है। गैंग्लियन सेल मींस के गैंग्लियन सेल की लॉस का क्या मतलब है कि न्यूरोपैथी हो जाती है और फिब्रोसिस होती है। फिब्रोसिस स्टूडेंट्स, फिब्रोसिस तो आम टाइम पे हम फिब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यू के डिपोजिशन के लिए कहते हैं, जो कि नॉर्मल हीलिंग का पार्ट होता है, लेकिन कभी कभार ये एक्सेसिवली डिपोजिशन हो जाती है टिश्यूज़ की, जो कि एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें भी ऐसा होता है, गैंग्लियन सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, फिब्रोसिस हो जाती है, तो उसके बाद एखेलेजिया जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। एखेलेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, decrease or absent peristalsis in the distal portion of the esophagus, and lack of लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन इन रिस्पॉन्स टू स्वालविंग। एकेलेजिया जो है इसे किस तरह कैरेक्टराइज किया जाता है, किस तरह इसको पहचान सकते हैं। ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है इस पे प्रेशर होता है, इसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती थी या तो वो डिक्रीज होती है या तो बिल्कुल उसकी एब्सेंस हो जाती है। जो डिस्टल पोर्शन है एसोफेगस का उसमें या तो पूरी तरफ से पेरिस्टाल्सिस ख़त्म होती है या डिक्रीज होती है। जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसकी रिलैक्सेशन नहीं होती। जब स्वालोइंग हो जाता है, स्वालो करता है बंदा किसी फूड को, तो फिर ये रिलैक्स नहीं होती, ये कंट्रैक्ट ही रहती है। इसी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ फूड होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, मीन्स के इसके साइन सिम्टम्स है। ट्रबल स्वालोइंग, तकलीफ़ होती है, स्वालो करने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि नीचे से ब्लॉक है तो स्वालो करने में तकलीफ़ जो है वो कॉमन है। बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, बोथ लिक्विड भी सॉलिड भी, लिक्विड को भी स्वालो करने में तकलीफ़ होती है और सॉलिड को तो ज़ाहिरी सी बात है कि तकलीफ़ ज़्यादा होगी। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन महसूस होती है और बेचैनी सा महसूस होती है। वेट लॉस होती है। स्टूडेंट्स, वेट लॉस तो लाजमी है, क्योंकि बंदा इसकी वजह से उसके जो खुराक के मवाद है वो उसके अंदर नहीं जा पाते, इस वजह से उसकी वेट लॉस हो जाती है। फूड और लिक्विड कम बैक अप इनटू द थ्रोट, regurgitation, especially when you are lying down. इट्स often mixed with saliva and mucus। जो फूड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं वो कम बेक होके थ्रोट में आ जाते हैं, जिसे हम रीगर्जाइटेशन कहते हैं। तो ये स्पेशली तब होता है जब बंदा लाइंग डाउन कर रहा हो, लेटा हो इस तरह से, तो फिर जो है ये ज़्यादा कॉमन है उस वक्त। और जब ये लाइंग डाउन करता है बंदा तो उस वक्त ये सलाइवा और म्यूकस के साथ भी मिक्स होके वापस आ सकती है माउथ में।
फूड सीम्स टू हैंग अप इन योर चेस्ट, ऐसा लगता है कि जो चेस्ट है इसमें फूड पार्टिकल जो है वो फंसे हैं, इस तरह महसूस होती है। हार्ट बर्न होती है स्टूडेंट्स, ये जो हार्ट बर्न की कंडीशन होती है, हार्ट बर्न, इसे हम एसिड इंडाइजेशन भी कहते हैं या पायरोसिस भी इसको कहते हैं। हम मेडिकल टर्म में इसके लिए पायरोसिस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हार्ट बर्निंग जो होता है स्टूडेंट, ये एक पेन सा महसूस होता है चेस्ट में, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम जो है हमारा चेस्ट बोन, उसके बिल्कुल उसके बिहाइंडली एक बर्निंग पेन सा महसूस होता है, जो कि हार्ट के करीब महसूस होती है। हमारा जो हार्ट है उसके करीब महसूस होती है, इसीलिए हम इसे हार्ट बर्न कहते हैं। लेकिन ये किसी हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये स्टमक की प्रॉब्लम है। एसिड इंडाइजेशन इसे हम कहते हैं। एसिडिटी ज़्यादा हो तो ये हार्ट बर्न महसूस होती है, इसलिए ये हार्ट के करीब होती है, इसलिए इसको हार्ट बर्न का नाम दिया गया है। कफिंग एट नाइट, नाइट के टाइम कफिंग ज़्यादा होती है बंदे को, जिसको एक्लेजिया है। निमोनिया फ्रॉम एस्पायरेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स, निमोनिया होता है जिसे हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं, कि जो फूड कंटेंट होते हैं वो लंग्स में चले जाते हैं। यहाँ पे एसोफेगस पे ब्लॉक होते हैं ना स्टूडेंट्स, जब ब्लॉक होते हैं तो जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है एस्पायरेशन के लिए। एस्पायरेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टमक के कंटेंट होते हैं, जो फूड पार्टिकल या म्यूकस या वोमिट वगैरह, ये अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाए, हमारे लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स यहाँ पे चले जाए, तो इस कंडीशन को हम एस्पायरेशन कहते हैं। तो एस्पायरेशन की वजह से निमोनिया होती है। वो कैसे होती है स्टूडेंट्स, जब ये फूड, सलाइवा, लिक्विड या वोमिट हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चली जाती है, तो इसमें आप लोगों को पता है जर्म्स मौजूद होते हैं। इन जर्म्स की वजह से क्या होता है, इन जर्म्स की वजह से जो हमारे एयरवे है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, एयरवेज में इन्फेक्शन आ जाती है, निमोनिया वहाँ पे हो जाता है, और फिर उस निमोनिया को हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। ब्लीचिंग होती है स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग मीन्स के डकार लेना, डकार लेता है बंदा, वोमिटिंग करता है, ये इसके साइन सिम्टम्स है। इसके कम्प्लिकेशन से स्टूडेंट्स, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कम्प्लिकेशन की तरफ जा सकती है। बहुत सारे पेचीदा कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। In the early stage of achalasia, the main symptom are trouble swallowing or chest pain. जब early condition होता है तो उसमें जो main symptoms होते हैं वो swallowing में तकलीफ़ है और chest pain है। If achalasia not treated, the food that collect in the esophagus can cause complication. अगर एक्लेजिया को ट्रीट न किया जाए तो यहाँ पे एसोफेगस में जो फूड कलेक्ट होती है, जमा होती है, वो फिर कम्प्लिकेशन काज कर सकती है। द मटेरियल समटाइम स्पिल इनटू द लंग्स काजिंग ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और क्रोनिक लंग डिजीज़। यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो बास टाइम हमारे लंग्स में चले जाते हैं, एस्पायरेशन हो जाती है, और फिर उस एस्पायरेशन की वजह से उस फूड पार्टिकल में जो जर्म्स थे उनकी वजह से हमारे एयरवे इफ़ेक्ट होते हैं, तो ब्रोंकाइटिस उसकी वजह से हो सकती है, ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो सकती है, निमोनिया हो सकती है, क्रोनिक लंग डिजीज़ हो सकते हैं। The retained food can also cause chronic irritation to the esophagus lining. इस ये जो retained food यहाँ पे जो स्टोर हुआ फूड है, इसकी वजह से क्रोनिक इरिटेशन हो सकती है एसोफेजियल लाइनिंग को, सम टाइम विद फंगल इन्फेक्शंस, बास टाइम इसके साथ साथ यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी होती है। पुअर न्यूट्रिशन में लीड टू वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन होता है, बंदा इसकी वजह से खा पी नहीं सकता, तो इस वजह से वेट लॉस हो जाती है, और बास टाइम माल न्यूट्रिशन पे चला जाता है बंदा इसकी वजह से, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की कमी होती है अंदर, तो उसका बॉडी जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, तो बंदा माल न्यूट्रिशन में चला जाता है।
देयर आर आल्सो ए स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ एजोफेजियल कैंसर। यहाँ पे एक स्मॉल रिस्क जो है वो एजोफेजियल कैंसर का भी है। किस तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो सेल अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए सेल में चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ जाती है, यहाँ पे जब ये कंटेंट जमा होते हैं तो फिर यहाँ पे जो सेल है वो एक दूसरे सेल से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो एपिथेलियम है इसकी, वो दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियम से चेंजेस हो जाती है, यानी मेटाप्लेजिया यहाँ पे होता है। और मेटाप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि मेटाप्लेजिया फिर कैंसर को जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। अगर स्टिमुलाई को न रोका जाए तो मेटाप्लेजिया जो है विल कन्वर्ट इनटू डिस्प्लेजिया एंड देन टू कैंसर। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, स्टिमुलाई को बंद किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए एकिलेजिया को, तो ये कैंसर में तब्दील नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इसको बार ट्रीट नहीं किया जाए तो यहाँ पे मेटाप्लेजिया होगी, मीन्स कि एक सेल टाइप जो है वो दूसरे सेल टाइप के साथ चेंज होंगे, फिर वो सेल टाइप जो है वो भी डैमेज हो जाएंगे और यहाँ पे इनमें डिफरेंशिएशन फिर नहीं होगी, जिसे हम, जब सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होती उस कंडीशन को हम डिस्प्लेजिया कहते हैं, जो कि प्री कैंसरस स्टेज होता है। इसके बाद फिर जो है वो न्यूप्लेजिया यानी कैंसर डेवलप हो जाती है। तो ये यहाँ पे लेस इंक्रीज चांसेस है कि एजोफेजियल कैंसर हो सकती है इसकी वजह से, एकिलेजिया की वजह से। एजोफेजियल परफोरेशन, एजोफेगस जो है उसमें परफोरेशन हो सकती है, यानी सुराख बन सकती है। एस्पायरेशन निमोनिया का हमने पढ़ा कि ये हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे। Achalasia is a rare condition. It can be confused with more common esophageal problems such as GERD. Achalasia जो है एक रेयर कंडीशन होती है, इसीलिए इसको बास टाइम कंफ्यूज होते हैं जो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ यानी GERD से, इसके साथ इसको ज़्यादातर जो है कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये कॉमन डिजीज़ है। जो GERD डिजीज़ है ये कॉमन है और Achalasia अनकॉमन है, ये रेयर कंडीशन है, इसलिए इसको बास टाइम इसके साथ कंफ्यूज होते हैं। Because of this patient can be misdiagnosed for many months or years। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो मिसडायग्नोज रहता है कई मंथ्स तक, कई ईयर्स तक। उसको GERD की का पेशेंट समझ के उसको इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है मेडिसिन दी जाती है, लेकिन उसको मसला एकिलेजिया का होता है तो वो मंथ्स तक, ईयर्स तक जो है मिसडायग्नोज रहता है। तो इस तरह के चांसेस आते हैं। If patient have constant trouble swallowing, they should be investigated for achalasia। एक मशवरा दिया गया है कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टेंटली ट्रबल स्वालविंग है, कॉन्स्टेंटली उसको स्वालो करने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसको फिर एकिलेजिया के लिए इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़रूरी है कि उसको एकिलेजिया के लिए भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। किस तरह कर सकते हैं एकिलेजिया के लिए इन्वेस्टिगेशन, तो लिखा है अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी के ज़रिए स्टूडेंट्स एक कैमरा जो है वो इंसर्ट किया जाता है माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू, फिर स्क्रीन पे उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, दिस टेस्ट अलाउ द डॉक्टर टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ एजोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये जो टेस्ट है जिसे हम अपर एंडोस्कोपी कहते हैं, ये डॉक्टर को एग्जामिन करने में मदद देती है। जो एजोफेगस के लाइनिंग होते हैं उनकी एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर इसके ज़रिए, और जो स्टमक की और जो ड्यूडेनम के जो वाल्स होते हैं, लाइनिंग होते हैं, उन सब की इसके थ्रू अपर एंडोस्कोपी के थ्रू डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करता है। एजोफेजियल मैनोमेट्री, एजोफेजियल मैनोमेट्री है स्टूडेंट्स। एजोफेजियल मैनोमेट्री जो है ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें एक स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है वो नोज़ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। उसको इंसर्ट करके जो एजोफेगस है उसमें पहुंचाया जाता है, फिर एजोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचाई जाती है। और इस कंडीशन में जब ये प्रोसीजर किया जाता है तो जो पेशेंट होता है वो सिटेड कंडीशन में होता है, वो बैठा होता है और उसको नोज़ के थ्रू एक फ्लेक्सिबल स्मॉल ट्यूब जो है वो एजोफेगस में फिर स्टमक में पहुंचाया जाता है।
इसके बाद उस ट्यूब को एक मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि वो जो मशीन होती है जिसके साथ ये ट्यूब कनेक्ट है, वो यहाँ पे एजोफिजियल मसल्स में जो कंट्रक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करता है और एक ग्राफ में शो करता है। फिर डॉक्टर समझ जाता है कि यहाँ पे जो लोअर एजोफिजियल मसल्स जो है उनमें रिलैक्सेशन हो रही है या नहीं। दिस टेस्ट कैन फाइंड आउट पेरिस्टालसिस इज़ वर्किंग। इस टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो वर्किंग कर रही है, वो हो रही है या नहीं। एंड इफ़ द लोअर एजोफिजियल स्फिंक्टर इज़ रिलैक्सिंग, और जो लोअर एजोफिजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो रही है या कि नहीं। तो इस जो प्रोसीजर है इसके ज़रिए सब कुछ पता चल जाता है। एसोफेग एसोफेग्राम एसोफेग्राम क्या है? दिस इज़ एन एक्सरे स्टडी ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक। एसोफेगस और स्टमक की एक्सरे की जाती है जिसे हम एसोफेग्राम कहते हैं। इसके ज़रिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है, एकेलेजिया होता है कि ये जो स्फिंक्टर है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका फिर पता चलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एंडोस्कोपी का बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ट्यूब के ज़रिए कैमरा इंसर्ट किया जाता है, फिर यहाँ पे स्क्रीन पे इंटरनली उसको देखा जाता है। ये देखिए कैथेटर जिसके ज़रिए ये इंसर्ट हुई है वो आप लोगों को दिखाया गया है। और ये एजोफेग्राम है कि एक्सरे के ज़रिए जो है एजोफेगस की यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर और ये स्फिंक्टर की कंट्रक्शन ये आप लोगों को दिखाई गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। आप लोग यहाँ तक समझ लें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट की, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है एक्लेजिया की, तो हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।